नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टेस्ट है ये, और टेस्ट ही है, कोई एमसीक्यू लगवाने में नहीं आया हूँ। टेस्ट के जैसे इसको कीजिए, एक एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। 75 एमसीक्यू हैं, 75 में से मिनिमम आपके 60 सही होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सवाल जो हैं उनका स्तर मॉडरेट टू इजी है, आसान सवाल है। पॉलिटी के बहुत ही आसान सवाल मिलेंगे आपको। ओके, कल मैंने फुल टेस्ट करवा दिया था, आज सुबह से एक एनसीईआरटी एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ। अब ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आज न्यूज़पेपर आज का जो है उसको मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा संडे को। और कल 70 बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है इस पर भी कंप्लीट गाइडेंस आ जाएगा, क्योंकि यकीन मानिए 69 से ज़्यादा बच्चे 70 की वेट कर रहे हैं और बार बार मुझे मैसेज करते हैं, इसलिए कल उनका समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, और कल न्यूज़पेपर आपका कल आएगा। ओके, आज नहीं आ पाएगा। तो सवालों को सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से मन से कीजिएगा, और अगर नंबर कम आते हैं तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। समझिए इस चीज़ को, नंबर कम आने से कोई सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट अलग होता है, एग्ज़ाम अलग होता है। कोशिश कीजिए कि आपके अच्छे नंबर आए, अटेम्प्ट कीजिए, सवालों को करना सीखिए, नेगेटिव से बचना सीखिए। जितने कीजिए उसमें से सही होने चाहिए मैक्सिमम। मान लीजिए आपने 40 अटेम्प्ट किए हैं, तो 40 में से कोशिश कीजिए कि 30 सही हो, तो आपका रेशियो बहुत ही अच्छा हुआ भाई। 40 में से 30 सही हो रहे हैं, 35 सही हो रहे हैं। अब आपने 75 के 75 अटेम्प्ट कर दिए, उसमें सही हुए आपके 30, बाकी 35 गलत हो गए। तो इस तरह से नहीं किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से नहीं किया जाता है, निगेटिव बचाने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ 1/4 निगेटिव आता है, 1/3 निगेटिव आता है, वो वहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से अभ्यास करके जाइएगा अच्छे से। पहला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस में संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है। संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल महोदय होते हैं। और देश का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति महोदय देश के प्रमुख होते हैं संवैधानिक, और राज्यपाल महोदय राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बताइए इसका आंसर। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, तो ये किया गया था आपका 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आज का जो ये एमसीक्यू सेट है, इसमें पंचायती राज से जुड़े हुए भी एमसीक्यू हैं। पंचायती राज स्टेट पीसीएस का फेवरेट टॉपिक होता है, खासतौर से बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सही मिलान करना है आप। 154, 155, 156, 159 मिलान कीजिए। एक बार आर्टिकल का भी आपका रिवीजन होगा। एक आध भी मिलान कर लेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। बताइए इसका आंसर, एक बार ढूंढिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि भाई 154 का क्या होगा, इसका होगा राज्य की कार्यपालक शक्ति। ओके, उसके बाद से 155 होगा राज्यपाल की नियुक्ति, 156 हो जाएगा आपका राज्यपाल का कार्यकाल, 159 हो जाएगा राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। तो 1, 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। 3 का आंसर डी हो जाएगा। ओके बंधुओं, चौथा है सवाल कि राज्यपाल पद के लिए योग्यता और अर्हताएँ क्या क्या है। ध्यानपूर्वक चुनिएगा इनमें से। ध्यानपूर्वक चुनने का मतलब होता है कि एक आध चुनिए, बाकी एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट रहते हैं उसमें स्टेटमेंट गलत को ढूंढने पर आपको सही मिल जाएगा। बताइए इसका आंसर, देखिए एक बार क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, और पहला क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि वो भारत का नागरिक हो। ये तो होगा ही भाई, तो ये तो सब में है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये होगा वह जन्म से भारतीय नागरिक हो। तीसरा जहाँ जहाँ पर है उसको काट दीजिए, आपका आंसर कट जाएगा। वह पूर्व में केंद्रीय राज्य में कभी भी मंत्री के पद पर ना रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मंत्री रहा हो, कुछ भी रहा हो, भारत में किसी भी पद पर रहा हो, बस वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो राज्यपाल बन जाएगा। पढ़े लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन गलत है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या क्या है इसका आंसर। सॉरी, 5वां सवाल स्किप हो गया था। 5वां सवाल यहाँ पर है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। प्रांतीय संविधान समिति ने क्या ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। संविधान सभा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। अमेरिका से हमने लिया है राज्यपाल के पद की नियुक्ति की पद्धति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल और केवल 1 सही है, दूसरा जो है यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है। हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल के पद का सृजन किया है। कनाडा के संविधान से लिया है, ना कि अमेरिका के संविधान से, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। 5वां का पहला आंसर हो जाएगा। छठे सवाल पर हम लोग पहला स्टेटमेंट है कि विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके पद से हटा सकती है। विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके पद से हटा सकती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को, जिस राज्य में वे कार्यरत हैं,
इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताने से पहले इसमें सवाल में करेक्शन है, यहाँ पर गलत नहीं सही ऑप्शन पूछा है, सही पूछा है, क्योंकि उसके हिसाब से आंसर दिया। इसमें सी सही है, बाकी ए बी और डी तीनों गलत दिए हुए हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये तीनों गलत हैं, ए बी और डी गलत है, सी सही है। प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है सामान्यतः, लेकिन राष्ट्रपति जी जब चाहें तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते को संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है आपसे, तो केवल 2 गलत है, यहाँ पर पहला सही दिया हुआ है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में वह नियुक्त होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 164 के तहत। इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 मनोनीत किए जाते हैं जो इस क्षेत्र के विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। 1/6 सदस्य जो विधान परिषद की बात हो रही है उनके नियुक्त किए जाते हैं किस क्षेत्र से? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, कला, सामाजिक सेवा, इन सभी क्षेत्रों में से किसी से भी 1/6 सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ओके, अगला है कि राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति उस राज्य में नहीं हो सकती जिस राज्य में वह ठीक पहले राज्यपाल रहा हो। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा कि पहला केवल सही है, दूसरा गलत है। राज्यपाल को उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसी तरह राज्यपाल जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है को उस राज्य या अन्य दोबारा राज्यों में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कितने माह पूर्व नोटिस देना होता है? 12 का आंसर हो जाएगा, 2 माह पूर्व नोटिस देना होता है कम से कम। ओके, निम्न से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी या विधान विषयक कोई जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री से, सरकार से कोई भी चीज़ सूचना मांग सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। 14 है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, ये पूछा गया है आपसे। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि राज्यपाल। ओके, अगला है 15 नंबर की निम्नलिखित में से सही कथन, गलत कथन को चुनना है आपको, गलत कथन को चुनना है। 15 में से पढ़िएगा ध्यान से और चुनिएगा, क्योंकि कई बार सही गलत भी गलत दे देता है ये। राज्यपाल को उसके शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य के कारण पदच्युत किया जा सकता है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश कर सकता है। किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश कर सकते कोई न्यायालय। गलत कथन पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर हो जाए केवल 3 गलत है यहाँ पर, बाकी दोनों जो है वहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके, अगला है कि निम्न से कौन सा विधेयक जो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अवश्य आरक्षित रखेगा? देखिए, राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति होती है कि राज्य द्वारा पारित किसी विशेष विधेयक को वो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस विधेयक को मना भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी के बाद फिर से अगर भेजा जाता है तो फिर से भी मना कर सकते हैं राष्ट्रपति उस विधेयक को। तो 16 का आंसर निकालिए, इसमें से क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहेगा। राज्य का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, ये राष्ट्रपति जी फैसला लेते हैं इस पर, तो वो विशेष रूप से आरक्षित रखेगा इसको, बाकी को आरक्षित नहीं भी रख सकता है क्योंकि वो राज्य के विषय होते हैं मूल रूप से। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति जी भी अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन जो हैं यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। ओके, राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? एक बार वीडियो को रोक कर पॉज करके आप भी अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 203 जो है वो राज्यपाल को ये अधिकार देता है। ओके, 19 नंबर सवाल पर चलते हैं। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? मंत्रिपरिषद की संख्या कितना हो सकता है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित? तो ये कितना हो सकता है? तो ये 15% हो सकता है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये तय किया गया था। क्या हो सकता है कि 15% हो सकता है। वहीं विधानसभा के कम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए अधिकतम 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है, तो 15% हो सकता है। 19 का आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक रूप से इस शक्ति का प्रयोग करता है राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
21 नंबर सवाल है बंधुओं कि किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो विधानसभा के प्रति होता है। और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं आपके राज्यपाल के प्रति। और इसीलिए विधानसभा में हमेशा क्या लाया जाता है, या संसद में क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तब सरकार गिर जाती है। और अगर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय किसी मंत्री को उसके पद से हटाते हैं तो सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि उसके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है वो। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राज्यपाल के प्रति होते हैं। 21 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है 22 नंबर सवाल की निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, गलत कथन की पहचान करना है आपको। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो सही है भाई, पहला तो इसका सही हो जाएगा। पहला काट दीजिए, पहला काट दिया, आंसर निकल के आ गया 2 3। एक बार पढ़ भी लेते हैं। मंत्रियों का चयन राज्यपाल अपने विवेकानुसार करता है। मंत्रियों के विभागों के संदर्भ में निर्णय राज्यपाल ही करता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। राज्यपाल अपने विवेक अनुसार नहीं कर सकते हैं किसी भी मंत्री का चयन। वो जो मुख्यमंत्री होते हैं या सामान्य तौर पर जो पार्टी चुनती है उनको, राज्यपाल बस उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो यहाँ पर है वो दोनों गलत दिया हुआ है। राज्यपाल का एक विवेकाधिकार होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, कहीं से अगर सवाल में पूछा जाता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा हो गया, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो ये राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो किसको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है। और क्या इस शक्ति का पूर्णावलोकन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर सवाल उठा सकती है, बिल्कुल उठा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को मिला है 100 सीट, किसी को मिला है 110 सीट, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 140 सीट, और राज्यपाल महोदय ने क्या किया, उनका पार्टी जो है 100 सीटों वाला है तो उसको बुला लिया उन्होंने, या उनका जो हितैषी है वो 100 पार्टी वाला पार्टी है, 100 सीटों वाला, तो उसको बुला लिया। तो न्यायिक पूर्णावलोकन करके सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकती है कि 110 वाले को आप बुलाइए, 100 वाले को नहीं बुलाएंगे। तो ये शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार किसके पास है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार संसद के पास होता है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो सकती है अधिकतम। जब सबसे ज़्यादा कहाँ पर अभी, तो यूपी में है, 405 के आसपास में है। निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पर है विधानसभा सदस्य की संख्या, तो इसका आंसर निकालिए एक बार। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से पुडुचेरी या पंडिचेरी जो है वहाँ पर सबसे कम है, पुडुचेरी में सबसे कम है। और देखिए पुडुचेरी में 30 ही सदस्य हैं, बाकी सिक्किम में भी 32 हैं, उत्तर प्रदेश में तो पता ही है आपको 402 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 403 उत्तर प्रदेश में है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, कितने राज्य हैं ऐसे, ये आपको पता होना चाहिए, बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संसद ने राज्यसभा तथा असम को भी द्विसदनीय विधानमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर 1 2 4, यानी कि बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना के पास है। और राज्यसभा ने अभी असम और राजस्थान को भी दी है मंजूरी, लेकिन यहाँ पर अभी स्थापित नहीं हुआ है विधान परिषद। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। कौन कौन सा बोला मैंने, एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है। यूपी बिहार अपना आ गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, फिर आंध्र प्रदेश चले जाइए, उसके बगल में कर्नाटक और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे। यूपी बिहार तो भाई वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र आपको याद ही रहेगा, और बाकी कर्नाटक है और तेलंगाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 6 राज्य हैं अभी वर्तमान में। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद आकार में उस राज्य के विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है विधान परिषद। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित कर सकता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं, दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। ओके, इसका ध्यान में रखिएगा। और अगले पर चलते हैं। विधान परिषद में जो होते हैं वो अधिकतम जो संख्या होगी वो विधानसभा का 1/3 हो सकता है या 40, जो भी इन दोनों में से न्यूनतम होगा, या तो 40 सदस्य होंगे या 1/3 होंगे, जो भी इन दोनों में से न्यूनतम होगा उतने ही सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से अब सवाल शुरू हो गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है सुनिश्चित करना। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य आपको बताना है। देखिए, विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर, और इसमें से पूछा है कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पहला भी होगा, विकास में जन भागीदारी भी होगा, और आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी होगा।
तो मूल उद्देश्य तो इसका यही है, 1 और 3 ही होना चाहिए। मूल उद्देश्य इसका 1 और 3 ही होना चाहिए। ओके। अगला सवाल है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 29 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। और इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता, आपराधिक मामलों की नहीं कर सकता। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियता को मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 सही है, बाकी पहला गलत दिया हुआ है। आपराधिक और जो सिविल मामले होते हैं दोनों तक उनकी पहुंच होती है ग्राम न्यायालयों की, इसलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें सक्रिय भागीदारी ले सकते हैं, सुलहकर्ता के रूप में शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यही की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किस चीज़ का प्रयोग है ये? तो 30 का आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग होता है स्थानीय स्वशासन। राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। ओके। अगला सवाल है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का नेतृत्व करता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 75,000 जनसंख्या का नेतृत्व करता है कम से कम। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। विधानसभा सदस्यों का राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन उस राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है या निर्वाचन आयोग भारत सरकार वाला करता है? बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 असत्य है यहाँ पर। पहला सत्य है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये संचालन नहीं करवाता है, बल्कि राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होती है मुख्य रूप से पंचायतों का चुनाव वगैरह संचालित करवाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय शासन संबंधित निर्वाचन का संचालन करवाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, बाकी पहला सत्य दिया हुआ है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि वर्ष 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में स्थानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी? मतलब परिसीमन जो है वो 2026 तक के लिए रोक दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था? ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 ईस्वी में ये संशोधन लाया गया था, 2001 ईस्वी। किसी जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, नागालैंड, मणिपुर उपरोक्त में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? ये पूछा गया है। 60 से कम है कहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या? थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन इस सवाल का टेक्निक एक ही होता है सॉल्व करने का। जहाँ पर आपको संदेह है कि वहाँ पर ज़्यादा है, एलिमिनेट करने का कोशिश कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा। सिक्किम में 32 सदस्य हैं। मिजोरम में 40 हैं। गोवा में भी 40 हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में तो 0 ही है भाई। और आपका जो मणिपुर और नागालैंड है यहाँ पर 60 सदस्य हैं दोनों विधानसभा में। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। मणिपुर चर्चा में है, नॉर्थ ईस्ट चर्चा में है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। विधान परिषद कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुल सदस्य का 1/3। बिहार में सचिवालय का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। 38 का आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में किया गया था। 1912 ईस्वी में बिहार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 6 विभाग होते हैं। बिहार पंचायत सदस्य बनने हेतु सामान्यतः न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 41 का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में सरपंच न्यायिक कार्यों करने का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बिहार ब्लॉक स्तर पर पंचायत प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। बिहार पंचायत सदस्य बनने हेतु 21 वर्ष चाहिए, पहली बात तो उम्र। और आपका सरपंच का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। ओके। विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता या रहती है तो अपने पद रिक्त कर देगा या देगी? विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना पद रिक्त कर देगा अगर उसका सदस्य नहीं है तो। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्ति दे देता है, तुरंत इस्तीफा दे देता है। कौन सा कथन सही है? तो 43 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है, दूसरा सही है। तो नए विधानसभा के गठन तक लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं, वो इस्तीफा नहीं देते हैं।
इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कौन से सही हैं? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो इसका पूरा प्लेलिस्ट है, इम्तिहान बीपीएससी टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक रहता है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। बिहार समग्र केबीसी नैनो पूरी बुक अपलोड है। देसी आईएएस की बिहार समग्र की पूरी बुक अपलोड है अपने चैनल पर। जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर घटना चक्र के जो एमसीक्यू आते हैं वो सारे के सारे अपलोड हैं, एक एक सब्जेक्ट के एक एक एमसीक्यू अपलोड हैं। ओके, बस आपको करना है, करिए जाकर। निम्नलिखित का थोड़ा विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उसी विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। 46 है कि निम्नलिखित में किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो 46 का आंसर हो जाएगा। ये दिया था सुझाव सरकारी आयोग ने 1983 में। आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, सी आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद में। निम्न से किसका वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के महाधिवक्ता का वेतन जो होता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 50 का आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो थे, सी आंसर हो जाएगा। 19 जून 1968 को 1968 को बिहार में पहली बार लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन 356। बिहार राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल की बात हो रही, 51 का आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा बने थे। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 18 वर्ष आपको होना चाहिए। जो भी वोट करता है किसी पंचायत के वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो सभी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला जिस प्रमंडल में वो कौन सा है? तो ये है आपका भागलपुर। भागलपुर में आपको भागलपुर और बांका 2 ही जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। निम्न से सबसे कम समय के लिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सतीश प्रसाद सिंह थे, सतीश प्रसाद सिंह। और ये सतीश प्रसाद सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री थे। वे महज 4 दिन 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक कार्यकाल में रहे। मतलब इनके साथ तो प्रैंक हो गया था। बिहार में अनारक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा सी, 203 है अनारक्षित, सी आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है जिसमें 40 सीट एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए 20 है। आरक्षित टोटल है 40 जिसमें से एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 सीटें हैं आरक्षित एसटी के लिए, यहाँ पर 20 लिखा है इन्होंने गलती से। 2 सीटें आरक्षित एसटी के लिए, बाकी एससी के लिए कितने हैं? तो 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 40 सीट कुल आरक्षित हैं और 203 जो हैं वो अनारक्षित हैं। अगला है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया गया था? तो 56 का आंसर है सरदार बूटा सिंह की सिफारिश पर लगाया गया था, बी आंसर हो जाएगा। और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 से 24 नवंबर 2005 तक रहा था, 7 मार्च से 24 नवंबर तक। और तात्कालिक राज्यपाल सरदार बूटा सिंह की सिफारिश पर लगाया गया था। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 3 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है आपका, किसी राज्य के जनसंख्या कितने होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती यानी कि ब्लॉक स्तर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा 20 लाख अगर है तो। निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? 60 का आंसर हो जाएगा ये 83वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। पंचायत में आरक्षण 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया आरक्षण।
अनुसूचित जाति जनजातियों को पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया। कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी। 61 का आंसर हो जाएगा डी, असत्य है। पंचायतों में आरक्षण 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है। महिलाओं को अनिवार्य रूप से 33% आरक्षण मिला हुआ है। निम्न से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किया था? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? LM सिंघवी और PK थुंगन समिति। निम्नलिखित का कौन सा कथन गलत है? तो 63 का पढ़िए एक बार और गलत निकालिए। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, मैं रुकता हूँ, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। और उसी के सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब असफल हो गया उसके बाद 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो पिछली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपसे पूछा जा चुका है, 1953 में स्थापित हुआ था। ये 67वीं BPSC का सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप देखिए उल्टा कर। और उसके बाद उसके विफल होने पर 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर 1957 लिखा हुआ है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब असफल हो गया उसके बाद कौन सा लाया गया? बलवंत राय मेहता समिति। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 66वीं BPSC में पूछा गया है। 1953 में स्टार्ट हुआ था। ये यही पूछा गया कि कब शुरू किया गया था इसको। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर निकालिए। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि स्थानीय प्रशासन संबद्ध है। यहाँ पर ये सही दिया हुआ है। 65 का B सही दिया हुआ है। ओके। महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए निम्न की कौन सी योग्यताएं चाहिए? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? C। वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। बस केवल यही योग्यता चाहिए मूल रूप से। अगला है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निश्चित किया गया है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्ते को निश्चित नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको कॉन्ट्राडिक्शन जैसा दिखेगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा। जब संविधान में 5 वर्ष निश्चित किया जाएगा तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कैसे रह सकता है? तो पहला तो गलत ही दिया हुआ, तो ये तो आप पढ़ के बता सकते थे। पहला अगर काट देते तो आप 3 ऑप्शन काट देते, इसका आंसर 2, 3, 4 आप आसानी से निकाल लेते। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट होता है उसमें। राज्य विधानसभा के कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? इसका विनिश्चय करते विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी अंतिम निर्णय कौन करता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा, ये राज्यपाल करते हैं अंतिम निर्णय। और हम लोग कहाँ पर आ गए? तो 70 नंबर सवाल पर आ गए। विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य का संघ का रुकिए मैं एक बार ढंग से पढ़ता हूँ, ब्लर है थोड़ा सा। किस संघ राज्य का उपराज्यपाल उस संघ राज्य के विधानसभा में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति करता है? 71 का आंसर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर संघ राज्य का है। ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर होगा सिर्फ। सी आंसर हो जाएगा। राज्य विधान और विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए सदस्यों की कम से कम गणपूर्ति कितना होना चाहिए? कोरम पूछा गया है, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सदन की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। और यही कहाँ पर होता है? तो यही लोकसभा में भी होता है। किसी राज्य विधानसभा के किसी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। साल में कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही। सामान्यतः 3 सत्र अपने विधानसभा और संसद में होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और आपका शीतकालीन सत्र। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति प्रदान करता है? 74 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200। और आज का अंतिम सवाल है, और टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितने अंक आए हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति यह है, क्या है यह, कि राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, यही है उसकी संवैधानिक स्थिति। इसका आंसर डी हो जाएगा। और आज का टेस्ट आपका समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का।